हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनकी तैयारी जो है हमारे चैनल के द्वारा और हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। और आप लोगों को डेली 5:30 बजे लाइव जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डेली 5:30 बजे शाम के डेली या रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस के अलग अलग डेज में लाइव आता है। एक घंटे का 5:30 से लेकर 6:30 तक। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे कि आप लोग लाइव से जुड़ें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से कर पाएँ और आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या वो आप कमेंट सेक्शन में लाइव में जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का करंट अफेयर्स सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जी, Who are the permanent members of United Nations Security Council? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी का के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पस क्या है, इसको बनाया क्यों गया, ये बॉडी जो है ये इसका काम क्या है और इसके बनाने का क्या बेनिफिट है, किस किस को बेनिफिट है। ठीक है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये जानने का भी पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और इनकी जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर कौन से हैं, इसके नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं और परमानेंट मेंबर्स के पास क्या ऐसा अलग है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है। ये सब आपको जानना होगा, तभी आपको क्वेश्चन का इसका आंसर मालूम होने का कोई फ़ायदा है। ठीक है, चलो पहली बात हम ये करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ, जो मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया वो कौन से ईयर में किया गया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट है स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर 1946। ये आपका क्वेश्चन में पूछा नहीं गया आपको, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है डेट्स, इस्टेब्लिशमेंट, उनका रीज़न, पर्पस, ताकि आपका इसके साथ साथ ये तो करंट अफेयर के साथ साथ आपका एक स्टैटिक नॉलेज भी इंक्रीज होता रहे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात किया हमने कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1946 हुआ, 46 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है स्टूडेंट्स, हेड क्वार्टर जो अभी प्रेजेंट में वो है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड क्वार्टर है। अगर उसके अलावा एक और बात करें, पहले इस्टेब्लिशमेंट कब हुई इसकी 24 अक्टूबर 1946 और हेड क्वार्टर इसका प्रेजेंट कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। अगर इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आपको बताएं कि इसका जो सबसे पहला जो इसका सेशन हुआ था, मतलब सबसे पहला इसका जो एक बैठक हुई थी वो कौन से साल में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 17 जनवरी 1947 17 जनवरी 1947 में इसकी जो है पहली बैठक हुई। और कहाँ पे हुई, 46 सॉरी, और कहाँ पे हुई है ये, चर्च हाउस लंदन। ठीक है, दो चीज़ें समझिए आपको। सबसे पहले कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 24 अक्टूबर 1946, और उसी ईयर में इसकी जो है पहली बैठक हुई, पहली सुनवाई, पहला सेशन हुआ 17 जनवरी 1946 में ये बैठक हुई इसकी। और न्यूयॉर्क इसकी जो है कैपिटल, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और जो पहले इसका सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, चर्च हाउस लंदन में। ठीक है, चलो ये तो थे इसके कुछ बेसिक जो है बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसका पर्पस क्या है। सब स्टूडेंट्स, सबसे पहला पर्पस जो यूएनएससी का है, टू प्रोवाइड एंड मेंटेन
पीस एंड सिक्योरिटी अमंग स्टेट्स। इसका जो पहला पर्पस है, मेन उद्देश्य, यूएनएससी का मेन उद्देश्य यही है कि अपना, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मेंटेन करना क्या, पीस एंड सिक्योरिटी अमंग स्टेट्स, के जितने भी इसके साथ नेशंस जुड़े हैं उनके बीच में पीस और सिक्योरिटी को के ऊपर बात करना, उनके ऊपर जो है सेशंस करना। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को सॉल्व करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि इसके और इसके मायने के डेवलप हेल्दी रिलेशंस अमंग स्टेट्स, डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप्स। अब सबको पता है जिनका कि मतलब दूसरी स्टेट के साथ एक कंट्री या जिसको स्टेट टर्म यूज़ करते हैं, स्टेट ये नहीं है कि जैसे हम यूज़ करेंगे कि चंडीगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, केरला, ये स्टेट्स। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स में कभी भी इन स्टेट्स की बात नहीं की जाती, स्टेट्स में बात की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ की। ठीक है। तो इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिनको ये लोग स्टेट्स बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की पीस और जो सिक्योरिटी को इन्हेंस करना और उसको मेंटेन करके रखना, ताकि एक जो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अगर कुछ भी ऊपर नीचे है तो उस प्रॉब्लम को यूएनएससी देखता है। ठीक है। चलो, ये तो आपको इसका मतलब समझ आ गया कि इसका प्रॉब्लम क्या है, उसके मोटिव क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो पर्पस क्या है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके मेंबर्स कितने हैं। ठीक है। यूएनएससी के टोटल मेंबर्स कितने हैं? भाई इसके टोटल मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स। ठीक है, इन टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें से 5 मेंबर्स जो हैं इसके, आउट ऑफ दिस 5 मेंबर्स आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट। और ये रोटेशन बेस पे होते हैं। मतलब रोटेशन बेस, अगर इनका 2 साल का पीरियड है, ठीक है, 2 साल के बाद जो 5 कंट्रीज हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल 5 कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, आप मान लो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान एंड आप मान लीजिए अफगानिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हैं नॉन परमानेंट। ठीक, नेक्स्ट 2 साल तक ये नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे। अगले 2 साल में जो है इनको रोटेट करके इनकी जगह कुछ अलग 5 कंट्रीज लाई जाएंगी, इनको हटा के अलग 5 कंट्रीज लाई जाएंगी। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि इन 5 कंट्रीज के बेस में के हिसाब से इंडिया लास्ट जो है वो 2021 और 22 में यूएनएससी का मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर ही है, वो बना 2021 और 22 में। उसके बाद रोटेट करके इनको कुछ और कंट्रीज इन्होंने लेके आए। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट कि 21 तो हमने बात किया 5 मेंबर जो उसके हैं, 15 में से आउट ऑफ 15 में से 5 जो हैं परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले कि इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं 15, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ। परमानेंट मेंबर्स हैं इसके चाइना, फ्रांस, रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस और यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक,
ये 5 जो हैं इनके परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 5 मेंबर्स जो हैं ये इसके परमानेंट मेंबर हैं, और बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं यूएनएससी के, वो रोटेशनल बेस चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए करंटली की, तो करंटली में इसके पास हैं अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस। अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ये मिटा दूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। पाकिस्तान के बाद ये 1 2 3 ग्रीस, गिनिया, साउथ कोरिया, पनामा, सीरियलियोन, सोमालिया। देखो, अल्जीरिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, गुनिया, साउथ कोरिया, पनामा, सिलेरी लियोन एंड सिलेविया एंड सोलोनिया, ये 10 कंट्रीज जो हैं ये अभी जो है प्रेजेंट के हिसाब से प्रेजेंट में इसकी जो है क्या बोलते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, उनके पास ऐसा क्या अलग है जो बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स एक चीज है, वो है वीटो पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वीटो पावर, ठीक है। चलो अभी इसका आंसर देखते हैं पहले कि इसमें से कौन सी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो हमने बात की अभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ये जो है ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, ठीक। चलो ये देख लो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। बाकी चेंज होते रहते हैं डिफरेंट सिनेरियोज पे, 2 साल में एक, जैसे ये एस्टोरिया वियतनाम है, इंडोनेशिया, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये करके ऐसे 5-5 ये चेंज होते रहते हैं। 10 मेंबर्स, ये इनकी टेन्योर जो है वो 2 साल का होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में रुकने का, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया बिगेन देयर 2-year टर्म एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 जनवरी 2025। इस 5 जनवरी को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया जो है वो 5 ऐसे मेंबर्स हैं जो 2001 जनवरी 2025 के बाद यूएनएससी के परमानेंट मेंबर यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर जाएंगे, जिन्होंने रिप्लेस किया है कुछ कंट्रीज को, जैसे इक्वाडोर हो गया, जापान, माल्टा, होम्बिक्यू एंड स्विट्जरलैंड, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। चलो अभी इसकी कंपोजिशन देखते हैं। यूएनएस हैज 15 मेंबर्स, जो आपको बताया 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और कलेक्टली नोन एज P5 जिनको बोलते हैं, विद वीटो पावर, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्विंग 2-year टर्म, ठीक है। समझा लिए, जितना हो गया समझ आया ना। चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट यूनिक पावर इज हेल्ड बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के पास ऐसी क्या यूनिक पावर है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि उनके पास एक ऐसी पावर है जो पावर ऑफ वीटो बोलते हैं जिसको। देखो स्टूडेंट्स, वीटो क्या होता है? वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू डिनाई, ठीक। चलो वीटो समझाता हूँ, आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि वीटो क्या है, ठीक है। चलो ये जो 15 मेंबर्स है इनकी एक बैठक लगती है, ठीक है। 15 मेंबर्स की एक बैठक लगती है जिसके ऊपर एक केस सिनेरियो को ये डिस्कस करते हैं किसी कंट्री का, ठीक है। किसी कंट्री के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई केस है, उसको स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 15 अलग अलग
जो देश हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई बात उनके माइंड में लगता है कि यार इस चीज़ का एग्री इस चीज़ के ऊपर नहीं करना, तो वो वहाँ पे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा, पहली बात तो ये होगी कि जब भी किसी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी बात चलेगी सेशन में, तो वीटो पावर का यूज़ करके वो अपनी बात को, जो भी बात बाकी की 10 कंट्रीज भले ही उसमें एग्री हूँ, लेकिन एक भी वीटो कंट्री अगर ये बोल देगी, वीटो पावर जिसके पास है कि ये जो मुद्दा है ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो बात खत्म हो जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जितनी भी वीटो पावर कंट्रीज हैं वो अपनी कंट्री के ऊपर कुछ भी उनको फाइनेंशियल इंटरनेशनल रिगार्डिंग होगा, कुछ भी आपको इंटरनेशनल रिगार्डिंग कोई भी काम करना होगा, जो वीटो पावर की कंट्री है, जिसके पास वीटो पावर है, वो सेल्फ डिसाइड करेगी। मतलब अगर उसको कुछ भी इंटरनेशनल कोई अपने लिए जो इम्पैक्ट पड़े दूसरे भी नेशन पे, मतलब एक ऐसी हरकत जिससे दूसरे नेशन पे भी फर्क पड़ेगा, वो काम करने के लिए इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं। ये अपनी सेल्फ सफिशिएंट है, खुद को डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो अगर कुछ प्रस्ताव लेके जाते हैं वहाँ पे, जो अगर वो करना चाहते हैं, तो अगर वीटो पावर वाली कंट्री ये बोल देती है कि ये नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। ठीक है, सीधी सी बात। तो वीटो पावर जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, जिसका बेनिफिट ये है कि ये जो मैंने आपको बताया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो पावर ऑफ वीटो है। ठीक है। चलो, उसी में से एक क्वेश्चन और निकला था कि हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर में नहीं है। कितने साल तक? करंट अफेयर में वही था पहला कि 2000 जनवरी दो, न्यूज़ में यही था कि 1 जनवरी 2025 के बाद 5 नॉन मेंबर्स हट के दूसरे 5 आ जाएंगे। ठीक है। चलो, तो टेनवर का अभी पढ़ा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास कितने टाइम का सर्व करने का मौका होता है, कितने साल? 2 साल का, 2 ईयर्स का टाइम होता है। और ये भी बताया था कि हम बात करते हैं इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया ने 2020 और 2021 को सर्व किया था, सॉरी 2021 और 2022 में इंडिया ने सर्व किया, 2021 और 22 में 2 साल। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस स्कीम। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो एनबीएस स्कीम से रिगार्ड करती है? क्या होता है एनबीएस स्कीम? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। जिसको पता है उसके बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम? स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक सब्सिडी, किसको? जितने भी फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स के लिए एक फर्टिलाइजर का सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स। जितने भी एग्रीकल्चर, जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनको अपनी क्रॉप्स को बैक्टीरियल फ्री रखने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बाकी चीज़ों से बचाने के लिए, बैक्टीरिया से या जितने भी ऑर्गेनिज्म से छोटे, उनसे बचाने के लिए उनको ये फर्टिलाइजर्स लगते हैं अपनी क्रॉप में। ठीक है। तो गवर्नमेंट एक ऐसे मुहिम लेके आई है जिसमें आपको हाई दाम का, हाई प्राइस वाला जो फर्टिलाइजर है वो एक एनबीएस के तहत उसके ऊपर एक अलग से डिस्काउंट होगा। एनबीएस और उसकी पैकेजिंग वगैरह सभी अलग ही आएगी उस सब्सिडी के अंडर। जितने भी लोग आते हैं उनका जितना भी प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो उनके न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सब्सिडी, आपको समझ आ गया किस चीज़ पे है? फर्टिलाइजर्स पे। ठीक। तो एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं गवर्नमेंट, जो उस सब्सिडी में यूज़ होती है। ठीक है। चलो, उसके बाद अगर हम देखें कि ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो स्टूडेंट्स ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2010 में।
फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी। और इसका मेन एक और मोटिव था कि इम्प्रूव क्रॉप्स को एग्रीकल्चर को जो क्रॉप्स हैं उनको इम्प्रूव करना, और इन एक एफिशिएंट और एक बेटर जो है प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना। ठीक है, ये इसके कुछ स्टार्टिंग में जब ये 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके ये कुछ जो है वो बेसिक पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काम करना था सरकार को। अभी आपको समझा आया कि ये एक सब्सिडी है जो सरकार जो एक फिक्स अमाउंट सब्सिडी देगी किस पे ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो फार्मर्स के लिए है। ठीक है, 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, किसके इंश्योर करना है, फूड सिक्योरिटी और इम्प्रूव करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद जितना भी इसके तहत ये होगा कि अफोर्डेबल प्राइस होगा, फिक्स अमाउंट। ठीक है, फिक्स अमाउंट। उसके बाद इसकी सेपरेट पैकेजिंग होगी, सेपरेट पैकेजिंग। और उसके बाद फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है उनके प्राइस टैग्स जितने भी सरकार जो है वो चेक एंड बैलेंस करके उन तक पहुंचाएगी। तो अभी क्वेश्चन के इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आपको पता चल गया होगा कि ये टॉपिक कहाँ पे जाके जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, जितना भी ये एसोसिएट है किस चीज़ के साथ, ये NBS स्कीम जो है वो एसोसिएट है फर्टिलाइजर के साथ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो है आंसर वो ऑप्शन बी बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। चलो, जगत प्रकाश एक मिनट, सॉरी कुछ दिक्कत आ गया। जगत प्रकाश नाडा जो हैं इस टाइम के प्रेजेंट क्या है, मिनिस्टर हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के प्रेजेंट मिनिस्टर। ठीक है, चलो एक बार रिपोर्ट देखें। यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, इन्होंने डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो इस सब्सिडी के अंडर लाया है। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया आफ्टर यूरिया and is rich in nitrogen and phosphorus. Phosphorus is DAP promotes root development and accelerate plant growth. ठीक है, उसके बारे इसी के बारे में बताया कि सॉइल्स को रिलीज करता है बहुत एफिशिएंटली तरीके से, और NBS स्कीम्स प्रोवाइड करती है सब्सिडी बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट टू इंश्योर अफोर्डेबल फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स। दिस स्कीम प्रमोट्स बैलेंस फर्टिलाइजेशन, सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, चलो तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट इज होस्ट ऑफ नेशनल सार्स मेला 2024। नेशनल सार्स मेला 2024 को कौन सी जो है 2025 को विच स्टेट जो है, कौन सी स्टेट जो है सार्स मेला जो है वो होस्ट करने वाली है। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं कि लगभग इसका मतलब इसका करने का मोटिव क्या है स्टूडेंट्स, प्रमोट करना डिफरेंट कल्चर्स ऑफ और कंट्री, जैसे कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, आर्टिस्टिक
क्रिएशंस, ज्वेलरी, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ठीक है, जितना भी इसका मोटिव यही है कि अपनी कंट्री के, इंडिया के जितने भी कंट्रीज के जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ की कला, वहाँ की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, वहाँ के क्रिएशंस, वहाँ की पेंटिंग, वहाँ के टेक्सटाइल, ज्वेलरी को प्रमोट करना ही इसका मेन मोटिव है कि इसका सारस 2025 में लगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो ये श्रीनगर केरला में होने जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी श्रीनगर स्टेडियम केरला। ठीक, समझे आप लोग? चलो एक बार रिपोर्ट देखें। चलिए, द नेशनल सारस मेला विल बी हेल्ड ऑन श्रीनगर केरला, चिन्नौर फेम केरला फ्रॉम जनवरी 20 to 31, 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये लगेगा एट चेन्नौगढ़ म्यूनिसिपल स्टेडियम। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड बाय द कदुम्बश्री मिशन। इट विल प्रमोट रूरल प्रोडक्ट्स ऑन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, रूरल प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड जो है प्रमोट करेगी। ठीक, चेंगनूर। द मेला फीचर्स 300 स्टॉल्स फ्रॉम 28 स्टेट्स इंक्लूडिंग 200 फ्रॉम केरला, showcasing handicraft items, jewelry, textile and home decors. It provides self-help groups, neighboring group and artisans to perform a reach out urban market. ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा केरला, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज INS सूरत दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। क्या है जी INS सूरत? देखो स्टूडेंट्स, ये एक शिप है जिसको डिजाइन किया गया है डिस्ट्रॉयर की तरह। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर। किसने इसको किया? इंडियन नेवी ने। स्टूडेंट्स, इंडियन नेवी ने बहुत से ऐसे शिप्स और बहुत से अपने प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत सी चीज़ों को उन्होंने अप टू डेट किया। तो ये इस बार के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाएगा। आप ये बात लिखवा लो अभी भी कि इंडियन नेवी ने बहुत काम किया अपने नेवल आर्मी में। ठीक है, तो ये गाइयूज मिसाइल जो है वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर का काम करेगा और ये इंडियन नेवी की 4th शिप इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इंडियन नेवी की 4th शिप है जो 4th शिप क्लास इन विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि एक ऐसी फर्स्ट इंडियन नेवी की एक वो शिप है जिसका नाम पड़ा है एक गुजरात की सिटी के ऊपर जिसका नाम है सूरत। देखो है ना INS सूरत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्लीथ डिस्ट्रॉयर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्लीथ डिस्ट्रॉयर। एक बार रिपोर्ट देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलो, 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी ने क्या किया? 3 मेजर कम्बैट्स किए इन INS नीलगिरी, सूरत एंड वागशीर। ठीक है, INS सूरत इज द 4th and final ship of the project 15B Visakhapatnam class Sleeth destroyer. It is designed by Indian Navy Warship Design Bureau and built by Mazagon Dock Limited. ठीक, it has 72% of indigenous content in India first AI enabled warship. ठीक है, इस ये जो है AI enabled warship है। ठीक, the ship has displaced of 7400 tons, is 163 meters long and can reach speed up to 60 km per hour की स्पीड से ये चल जाएगी और है रेंज ऑफ 15,000 किलोमीटर एंड इज इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, चलो, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और ये आपके मैंने इसके बारे में बता दिया कि ये इंडियन नेवी की एक पहली शिप है जिसका नाम गुजरात की सिटी सूरत के ऊपर पड़ा है
और ये एक स्लीथ डिस्ट्रॉयर मतलब मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से ये इसका जो मेन मोटिव है इसके बारे में ये बताई गई है। ठीक है, चलो, और ये इंडियन नेवी ने कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रब थाइमस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। ठीक है, स्क्रब थाइमस जो एक रिसेंटली हमने न्यूज़ में एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में देखा गया था, वो किस एजेंट के द्वारा होता है और किसके काटने से होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक मकड़ी है, एक ऐसा ग्रास होपर है, एक ऐसा इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो ग्रास में रहता है या ग्रीनरी में, फॉरेस्ट में रहता है, जिसकी बाइट से स्टूडेंट्स आपको आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। और ये अगर इसकी बाइट अगर ये इन्फेक्टेड है तो ठीक है, वैसे भी तो इसकी बाइट इन्फेक्टेड शिगार एंड इसको बोलते हैं लार्वल माइट। ठीक है, लार्वल माइट इसको बोलते हैं। और इसकी एक इस टाइप की एक बीमारी है जिसको स्क्रब थाइमस बोलते हैं। ये अगर बैक्टीरियल है, ठीक है, पहली बात कि ये एक बैक्टीरिया है जिसके काटने से आपको ये इस टाइप का स्क्रब थाइमस टाइप की बीमारी हो सकती है। और इसके काटने से आपको और क्या होगा, सिम्टम्स क्या है इसके, जब अगर फॉर एग्जांपल ये आपको बाइट करता है तो आपको हाई फीवर, उसके बाद आपकी स्किन स्वोलन हो जाएगी, स्वोलन स्किन, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, lung infection, etc. These types of diseases that may outcome if ग्रास फॉरेस्ट का ये जो इन्फेक्टेड शिकार है ये आपको बाइट करता है, तो these types of diseases may occur in your body and you might see your body changing। ठीक है, तो ये इसके काटने से ये न्यूज़ में आया था। और रिपोर्ट क्या थी न्यूज़ में वो देखते हैं। Scrub typhus cases has been reported in several districts including Chennai, Trivulur and Vellore with 5,000 cases in 2024। 2025 में 24 में 5,000 के आसपास केसेस देखे गए इसके। The disease is caused by bacteria Orientia Sutgumoshi and transmitted through infected mites। ठीक है, symptoms include fever, headache, body acne and something at rashes। Surge can lead up to responsive discharge and organ failure and death। चलो ये तो बात का है, बट आपको अपने इर्द गिर्द का जो है क्लाइमेट वो बहुत ही माहौल जो है वो आपको साफ़ सुथरा रखना, हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करके रखना है, ताकि अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ है तो आप बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी आप अपने नियरेस्ट किसी फिजिशियन को दिखाएं, ताकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इस वजह से तो आप उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो आप उसको क्योर कर सकें। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ठीक है, इन्हीं के पांचों के पास जो है वीटो पावर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटो पावर का बता दिया इनके पास है। उसके बाद के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो सिर्फ 2 साल तक यहाँ पे रह के सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया लास्ट जो है 2021 और 22 में इंडिया ने सर्व किया। ठीक, उसके बाद अगर जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो NBS सब्सिडी स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, तो वो फर्टिलाइजर्स के बारे में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर वो देखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज होस्टेड नेशनल सार्स मेला, तो ये होस्ट करेगी केरला, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपना जो है हैंडीक्राफ्ट और अपना रूरल एरियाज़ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन INS सूरत जो रिसेंटली देखा गया वो क्या है, तो वो एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको स्लीथ डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है स्क्रब थाइमस के नाम की जो रिपोर्ट आपने देखी थी एक रिसेंटली न्यूज़ में, वो किसके क्या है, और वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड शिगर के काटने से इंसान की बॉडी में ओकर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ हमारे यूट्यूब के लिंक्स, इंस्टाग्राम के और
टेलीग्राम लिंक्स आप इसको पॉज करके यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और आपके लिए जो कह सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में एक हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देख रहे हैं डेली वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अगर वो किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्टडी भी कर रहे तभी कुछ अगर जीके या जनरल नॉलेज या रीजनिंग वगैरह पढ़ लेंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू।